मैं भी, आई एम ऑल्सो गुड। कैसी चल रही तैयारी वैयारी आप लोगों की? बढ़िया रहते। चलिए। हाँ, उस चीज पे कोई स्टॉप नहीं आना चाहिए राधिका, है ना? वो चीज कंटिन्यूअसली होती रहनी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है। सुपर बेटा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप ये तो आपने कर ही लिया होगा। राइट? हो गया कोई क्वेश्चन सब लोगों से? होना भी चाहिए था ये क्वेश्चन आप लोगों से। होना भी चाहिए था, है ना? गुड आफ्टरनून। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? चल। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी दिख रहा है ना पूरा? थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ेगा। चल, ट्राई करो ये क्वेश्चन सब लोग।
अप्रोच आ रही है आप लोगों को? अनिमेश, दीपक, हिंदू, जसलंकर, मनीषा, पूर्वी, राधिका, अभिजीत, Yes, sir, good afternoon. अप्रोच आ रही है अनिमेश? हाँ, हो गया ठीक, गुड। गुड, वेरी गुड राधिका। स्टार्ट करें इसे सॉल्व करना। उमंग, रिया, रवनीत, Yes, sir. यस सर। हो गया? उमंग की वैसे यस ही? सर। नहीं हो गया। ठीक, चलो। In a family, there are 9 members: A, B, C, D, E, F, G, H, K, and H. They are in there are 3 couples having 4 generation and 5 male members. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसका जो ब्लड रिलेशनशिप वाला पार्ट है उसमें देखूं क्या क्या डाटा है मेरे पास, तो डाटा क्या क्या है मेरे पास? 3 कपल है, 4 जनरेशन है और 5 मेल मेंबर है। चार जनरेशन है और 5 मेल मेंबर्स हैं। टोटल फैमिली में कितने लोग हैं आपके पास? 9 मेंबर्स है। तो अगर 5 मेल है तो 4 कितने हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, they are all born in different years, that is 2016, 26, 2000, 1988, 1982, 1980, 1962, 1960, but not necessarily in the same order, and they earn different salaries per month. तो यहाँ पर बेसिकली एक तो आपको इसको आप बोल सकते हो, ये शेड्यूलिंग भी दे रखा है इसमें आपको, ओके, एंड उसके बाद ब्लड रिलेशन भी दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है? दे अर्न डिफरेंट सैलरीज पर मंथ, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपेयरिंग भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, शेड्यूलिंग कर लेते हैं इसकी। पहले सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा आपका? 1960, फिर आएगा 1962, उसके बाद आएगा आपका 1980, 82 और 88। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? 2000, 2002, 6 एंड 16। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, दे अर्न डिफरेंट सैलरीज पर मंथ, दैट इज 18,000, 15, 20, 16, 22, 25, 14, 10 and 27,000, but not necessarily in the same order. तो बेसिकली यहां तक आपको क्या आइडिया लग जा रहा है कि एक तो इनका सबका ब्लड रिलेशनशिप दे रखा है एक दूसरे के साथ, सबका डेट ऑफ ईयर, बर्थ ईयर दे रखी है, और सबकी सैलरी दे रखी है। तो मतलब बेसिकली आपको 3 चीजों से यहाँ पर डील करना है। आगे क्या दे रखा है? एफ एंड के आर मैरिड कपल। तो ये लोग अगर मैरिड कपल है तो इसको आप डाटा को यहाँ पर साइड से लिख सकते हो। अब ये नहीं पता इसमें से मेल कौन है फीमेल। फैमिली ट्री बनाया वैसे और उसके बाद अरेंज किया था। डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं डाटा मिलता है आपने आपको हाँ, करते चले जाओ। पहले वो दे रहे थे क्योंकि जो दे रखा है उसके हिसाब से मूव करते जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कोई पैटर्न नहीं इसमें हमेशा फॉलो कर सकते, आपको नहीं पता कि आगे क्या दे रखा है ना, तो जो चीज आ रही है उसके संग डील करते चले जाओ। यस सर। एक सेकंड, ठीक है। एफ एंड के आर मैरिड कपल। ई इज सिस्टर ऑफ डी। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। ओके, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। पहले इसको पुट कर लेते हैं। एफ हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ईज मदर। तो एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ ईज मदर, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ एफ जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी? ई की, ई के ब्रदर की। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ईज मदर, ईज ब्रदर, सॉरी ब्रदर ही लिखा है ना, ईज ब्रदर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक जनरेशन आएगी। उसके बाद अगर ये ग्रैंड मदर ई के ब्रदर की है तो ऑब्वियसली ई की भी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलर ब्रदर डी ही है या कोई और है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा था?
बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी क्या हो जाएगी यहाँ पर इस जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इसकी डॉटर इन लॉ, इसका मतलब इसका कोई ना कोई सन होगा जिससे इसकी शादी होगी। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको पॉइंट? रितेश, यहाँ तक क्लियर है? देखो हाल क्या समस्या चल रहा, क्वेश्चन बहुत लेंदी, अगर आप आगे जाके लास्ट में आके बोलोगे कि सर वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे पूरा रिवाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, जहां समझ में नहीं है मैं बता देना। सी हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ओके, द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली अर्न 18,000 पर मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 18,000 वाला बंदा यहाँ आ जाएगा, ओल्डेस्ट पर्सन यही होगा। E's husband born in the year 2002. ओके, तो जो E का हस्बैंड है वो कौन से ईयर में पैदा हुआ है? 2002 में। इसका मतलब यहाँ पर एक कैरेक्टर और आ गया पिक्चर के अंदर, E का हस्बैंड, और ये बॉर्न कब हुआ है? इन द ईयर 2002। एफ और के भी है मैरिड हमारे पास, तीसरा कपल। हाँ हाँ हाँ, उसको भी कर लेंगे पूरा। ठीक है, E's husband born in the year 2002 and 16 years age gap between E and E's daughter। ठीक है, इसका मतलब E की डॉटर भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, और E में और E की डॉटर में कितना फर्क है? 16 साल का। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, E's husband born in the year 2002 and 16 years gap between E and E's daughter। 2018 कहां से आगे रहा देगा? क्या कहना चाह रहे हो आप? ओके ओके, 2006 and his father born in the year 1980। तो डी किस ईयर में पैदा हुआ है? 2006 में। ठीक है, and D के father was born in the year which year? Born in the year 1980। तो यहाँ पर D का फादर कौन हो जाएगा? ये वाला पर्टिकुलर पर्सन। F has only 2 sons। F has only 2 sons। इसका मतलब क्या है? F के 2 सन है, एक सन ये हो गया और एक और सन आएगा भी यहाँ पर। And B's husband born in the year 1982। तो B का जो हस्बैंड है इन द ईयर 1982 में पैदा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं अभी, एक तो डी के फादर 1980 में पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि डी का फादर और बी का हस्बैंड 1980 और 1982 में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, डी बॉर्न इन 2006 एंड हिज फादर बॉर्न इन द ईयर 1980। तो डी के फादर यहाँ पर आएंगे। ठीक, एंड यहाँ पर क्या लिखा है? एंड हस्बैंड सैलरी, एफ हैज ओनली 2 सन्स एंड बी's हस्बैंड बोर्न इन द ईयर 1982। तो यहाँ पर कौन आएगा? बी का हस्बैंड। ठीक है, एंड हिज हस्बैंड सैलरी इज 22,000 पर मंथ। तो इस पर्सन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 22,000। द पर्सन हु अर्न हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई। तो हाईएस्ट अर्निंग कितनी? 27,000, राइट? तो जो पर्सन हु अर्न्स हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई। ई के हस्बैंड की सैलरी कितनी है? 27,000। And there is 13,000 rupees gap between salary E and E's husband। E और E के हस्बैंड की सैलरी में 13,000 रुपए का फर्क है। मतलब अगर E के हस्बैंड की सैलरी 27 है तो E की सैलरी कितनी हो जाएगी? 14,000 रुपए। ठीक है, जो E की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 14,000। यहाँ पर आप लिख लो। नेक्स्ट, देयर इज 6 years गैप बिटवीन B एंड B's हस्बैंड। बी और बी के हस्बैंड में 6 साल का फर्क है। ठीक है, तो अगर बी का हस्बैंड यहाँ पर है तो बी कहां पर आएगा? क्योंकि छोटा होगा तो 1976 होना चाहिए, बट 1988 है तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। के हैज अर्न 15,000 पर मंथ। ओके, तो के की अर्निंग कितनी है? 15,000 पर मंथ। एंड ए सन अर्न्स 20,000। ओके, तो के का जो सन है वो 20,000 अर्न करता है। तो ऑब्वियसली बात है ये फीमेल है तो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने की है कि अगर
क्योंकि यहाँ पर बी के हस्बैंड की सैलरी दे रखी है 22,000। इसका मतलब जो बी का हस्बैंड होगा उसकी 22,000 और के का जो दूसरा सन होगा उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 15,000 20,000। तो के दूसरे सन की सैलरी कितनी हो जाएगी 20,000। K is not the oldest person in this family. Okay. अभी एक चीज देखिए, अगर ऑब्वियसली बात है जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो पहली जनरेशन में से होगा। अगर K is not the oldest person in the family तो ये क्लियर हो जाता है कि F हो जाएगा वो पर्सन। यस और नो? ऑब्वियसली बात है जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो पहली जनरेशन के होंगे, ठीक है। और अगर K उसमें से नहीं है तो ऑब्वियसली बात है F सबसे बड़ा हो जाएगा। तो F आपका यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि फीमेल पर्सन है, और K आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पहले पैदा होंगे इन दोनों जनरेशन में। चल आगे देखते हैं। K is not the oldest person in this family and H is brother-in-law of D. Okay. अब D का brother-in-law कौन है? H है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके फैमिली में 9 मेंबर थे। 9 लोगों की पोजीशन क्लियर हो गई। 9 लोगों की पोजीशन क्लियर होगी फैमिली चार्ट से, फैमिली ट्री से 9 लोगों की पोजीशन क्लियर है। एक, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नई कैंडिडेट की जगह तो बनती ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? H is a brother-in-law of D. It means H E का हस्बैंड हो जाएगा। Yes or no? ठीक है। अब ऐसे आपको जब H की पोजीशन लगी तो H की जो बर्थ ईयर है वो 2002 है और 27,000 चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। H is brother-in-law of D and J is a female person. J फीमेल पर्सन है। ओके, तो J अगर फीमेल पर्सन है तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, 1 2 3, 4 फीमेल थे हमारे पास, तो 1 2 3 हो गए, तो J अपने आप यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और ऑब्वियसली बात है कि J अगर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है तो J यहाँ पर ही पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी बड़ा ऑब्वियस लग रही है, ठीक है। हाँ, द यंगेस्ट पर्सन अर्न्स लोएस्ट सैलरी अमंग ऑल, तो J सबसे कम सैलरी अर्न कर रहा है। सबसे कम यहाँ पर कितनी सैलरी है? 14,000 रुपए। करेक्ट। 18 15 20 16 22 25 कोई 10 की रखिए, तो J की सैलरी कितनी? 10,000 उसकी वाइफ थी। अब D हैज अर्न सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल। अब D हैज अर्न सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल मतलब क्या है? सेकंड हाईएस्ट कितनी सैलरी है? 25,000। तो इसका मतलब D की सैलरी कितनी हो गई? एंड F अर्न्स मोर देन सैलरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ। मतलब क्या है? जो F की सैलरी है वो उसकी डॉटर इन लॉ से ज्यादा है। तो F की डॉटर इन लॉ यहाँ पर कौन है? B है, तो F की सैलरी B से ज्यादा है। करेक्ट, F की सैलरी B से ज्यादा है। F earns more than salary of a daughter-in-law. J is the daughter of E, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 लोग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। F और D आपके मेल का पहले से हटा दो, E आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मेल पर्सन हो जाएगा ऑटोमेटिकली D, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 फीमेल पर्सन हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 मेल पर्सन हो। E और E की डॉटर में कितना फर्क था? 16 साल का फर्क था। तो E की और E की डॉटर कौन है? J। तो E अगर डॉटर पैदा हुई 2016 में तो E पैदा होगा 2000 में, ठीक। हाँ, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। E की सैलरी 14,000 है, उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो सैलरी इनकी हो गई। अब देखते हैं आगे। K की सैलरी 15,000 है, तो K की सैलरी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये भी क्लियर हो गया। K के सन की सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, K के सन की सैलरी 20,000 रुपए है, तो K का सन कौन कौन सा है? B तो है नहीं, यहाँ पर B K का सन नहीं है, डॉटर इन लॉ है। यहाँ पर 22,000 रुपए है, तो यहाँ पर 20,000 रुपए अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 इतने लोगों की सैलरी डिसाइड हो गई। बाकी क्या दे रखा है कि F की सैलरी B से ज्यादा है, तो F की सैलरी 18,000 है, तो B की सैलरी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर क्या बचा है? देखते हैं क्या बचा है यहाँ पर सैलरी में। 18 हो गया, 15 हो गया, 20 22 हो चुका है, 16 बचा हुआ है, ठीक है। 16 बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर F की सैलरी B से ज्यादा है तो F की 18 है, तो B की कितनी हो जाएगी? 16,000। क्लियर है ये चीज? ठीक है। Yes, sir. तो K के सन की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए, और F की सैलरी B से ज्यादा है,
क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज जो फंस रही है वो ये है कि डी का हमारे पास वेरिएबल कौन से बच्चे, एक बार देख लेते हैं। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई एफ के एच और जे। ए बचा हुआ है और सी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, डी के, अब यहाँ पर एक चीज थी कि सी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, सी के 2 बच्चे। तो एक चीज बताओ, ये वाले पर्सन के तो कोई बच्चे दिखाई दे नहीं रहे, दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, या तो जो ई और डी है या तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक। लेकिन अगर सी यहाँ पर आता है इस पोजीशन में, मतलब अगर मैं बी को, डी की शादी सी से कराता हूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी का हस्बैंड और डी के फादर दोनों अलग अलग पर्सन है या नहीं, ये बताओ। बी का हस्बैंड और डी के फादर दोनों अलग अलग पर्सन है या नहीं? यस सर, ये चीज में कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, वेरिएबल फंस रहा है ऐसे करके। तो बी का हस्बैंड अलग पर्सन है और डी के फादर अलग पर्सन है। अब डी के फादर मतलब क्या है, यहाँ पर सी के 2 बच्चे होने ही होने, इसका मतलब ये जो ई और डी है ना, ये सी यहाँ पर आएगा और ये इनके बच्चे हैं, और ई का, बी का जो हस्बैंड है वो ए होगा। हाँ, उन्होंने लिखा है कि 3 मैरिड कपल्स है, तो 3 मैरिड कपल हो तो गए। देखो, एक ये मैरिड कपल हो गया आपका, एक ये मैरिड कपल हो जाएगा, और एक ये मैरिड कपल दे रखा है ई और एच। लेकिन सी का तो कोई कपल दिखाया ही नहीं, उसके बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज बताई नहीं है ना यहाँ पर। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको वो चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डाटा को पुट ही नहीं कर पा रहे। अगर आप वो चीज लेके नहीं चलोगे उमंग, तो वो चीज गलत ही हो जाएगी फिर क्वेश्चन में। आप एक चीज बताओ, डी के फादर है ना, डी के फादर और बी के हस्बैंड अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अब एक चीज देखो, सी के 2 बच्चे होने होने हैं, इसका मतलब ये पर्सन को अगर आप यहाँ पुट कर रहे हो, तो फिर देखो यहाँ पर ये डी का फादर है और बी का हस्बैंड, एक पर्सन नहीं हो सकता ना? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर। इसलिए ये जो बच्चे हैं ई और डी, ये सी के बच्चे हैं, ई बी और ए का कोई बच्चा नहीं, ठीक है। तो डी के फादर की सैलरी, डी का फादर कौन हो जाएगा, सी, और बी का हस्बैंड हो जाएगा ए। समझ आया? ओके सर, यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन था, आईपीएस पीओ मेंस शायद 2020 या 19 का, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन था ऐसा बिल्कुल। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बता दो। शिवानी, समझ में आया? अनिमेश, इंदु, हो गया था सर मेरा तो, वही एक ही पॉइंट था उसमें, बस यही वाला सोच। अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ सर, वैसे मैंने उसको स्लैश करके लिख दिया था, कोई एक इधर दूसरा इधर, क्योंकि डाउटफुल लग रहा था, पर वो अब अभी एग्जैक्ट आ गया वो। थोड़ा नीचे कर दिया और नीचे ठीक है, कॉपी कर लिया निमेश, सॉरी रितेश? हाँ सर। ये फैमिली ट्री भी देख लो एक बार। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्स लीस्ट मनी पर मंथ? तो जे होगा, शायद जे ही करता है ना, जे ही करती है 10,000। H born in which of the following year? H born in which of the following year? 27,000. Sorry, which year? 2002. 2002 सर। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 20 देखो। सर सवाल था, क्या हुआ सर? एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दो। सर ये वाला है आपके पास?
बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। अरे चलो चलो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। एक सेकंड। देखा है ना क्वेश्चन अभी? हेलो हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हेलो सर। आ रही ओके है। ओके आ रही है ओके। सर मेरा ये सवाल था कि सर अगर मतलब पूरे रीजनिंग में अगर सर कोई एक टॉपिक छोड़ना हो तो कोई सर नहीं कौन छोड़ना। कौन सा ऐसा टॉपिक सर? कोई नहीं छोड़ना। सर ऐसा मत बोलिए सर, कोई एक, सिर्फ कोई एक। कौन सा एग्जाम के हिसाब से? सर मशीन इनपुट आउटपुट नहीं वो नहीं छोड़ना। वो नहीं छोड़े। मेंस में नहीं, क्यों छोड़ना? मेंस में आएगा, हेल्प करेगा। सर है तो करेगा पर सर हाँ वही अनिमेश कह रहा है, क्यों स्किप करना है? क्योंकि सर वो थोड़ा अजीब ही लग रहा है मेरे को सर, मतलब मेरे पर्सनली उससे। नहीं अजीब तो है ना, लेकिन आप एक बार बताओ, जब मैंने आपको उसका आपने शायद कल क्लास अटेंड करी थी मेरी, जब मैंने उसका तरीका हाँ समझाया सर। तो तरीका समझ में नहीं आया था बनाने का। नहीं सर मेरे को आता है तरीका, आपका बढ़िया लगता है, बट सर वो है कि एग्जाम में तो सर सेल्फ टैकल करना पड़ता है ना। तो सेल्फ टैकल करने की टेक्निक कब सीखोगे? जब प्रैक्टिस करोगे। हाँ सर पर वो ऐसा, लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट से थोड़ा बड़ा देखो अजीब सा एक टॉपिक चीज मैं लगता है। बताऊं, एक चीज मैं बताऊं, प्री में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेंस में आपको ये पता नहीं है कि कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आने वाला है, कौन से डिफिकल्ट है ना? अगर एक चीज यस बताओ, सर। अगर मेंस पेपर में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इतने हार्ड आ गए कि आप उनको कर नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करोगे? हाँ फिर सर। आपको ये छोटे छोटे टॉपिक से 20-22 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है? जैसे सिटिंग हाँ जैसे सर। आपका ये सारे जो छोटे टॉपिक्स है वहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा पजल और ये सारी चीजें डुएबल ही आए एग्जाम में। ठीक है? हाँ सर नॉन डुएबल भी आते हैं कुछ। हम्म, और सर मतलब अगर ये मेंस लेवल बिल्कुल। के जो पजल है, हम्म, तो सर अगर इसको एक दिन में मतलब कितने एक 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 बना के चले तो ठीक रहेगा? बहुत है बहुत है। या एक दिन में एक पजल, एक दिन में एक पजल और एक मेंस लेवल की डीआई, एक मेंस लेवल की हाँ डीआई सर। और एक मेंस लेवल का पजल रोज एक करते चलो। और ऐसा है, देखो बेसिकली मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जैसे अभी हाँ जी। जैसे कि राधिका ने मुझसे स्टार्टिंग में जब मैं स्टडी करने कर रहा था तो राधिका ने क्वेश्चंस भेजे थे मेंस लेवल के। राधिका बोल रही थी कि सर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि अभी आएंगे भी नहीं समझ में, क्योंकि पहले कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अभी राधिका एक चीज बताओ, अभी यस सर। क्वेश्चन का अप्रोच तो आता है ना, पहले अप्रोच भी नहीं आ रहा था आपको समझ में। क्या आप उन क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो राधिका? ठीक है? तो मैं एक्चुअल में ये चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जंप कर जाओ, ये जंप करने वाली चीज नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अप्रोच के अब जो ऐसा है मेंस लेवल के पजल्स में होता क्या है कि आपको एक वेरिएबल के साथ नहीं, आपको 3-4 वेरिएबल के साथ डील करना पड़ता है। तो क्या होता है कि अभी तक आप प्रीलिम्स का जब क्वेश्चन करते हो तो आप रफ वर्क तो लिखना चाह रहे हो कि रफ वर्क कैसे लेकर रहे हो उसका, लेकिन अभी हाँ एक चीज सर। देखो, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा देखना जबरदस्त लेवल का है। अभी अगर आप जैसे कि अगर ब्लड रिलेशनशिप है तो ब्लड रिलेशनशिप और कंपेयरिंग पैरामीटर और सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर सारा का सारा डाटा रफ डाटा आप एक ही कोने में लिखते चले जाओगे, आपको आखिरी में जाके यही नहीं पता चलेगा कि चलो एक चीज मानते हैं, अगर ये कंपेयरिंग पैरामीटर आ जाए कि 7 लोग हैं उनकी सैलरी दे रखी है, ठीक है, उनका ईयर दे रखा है, अभी कहीं लिखा हो कि ए अर्न्स मोर देन बी और कहीं लिखा हो कि ए वाज बोर्न बिफोर बी। अरे अगर आप दोनों पैरामीटर को एक जगह लिखोगे तो आप यही नहीं समझ पाओगे लास्ट में जाके कि ए ज्यादा अर्न कर रहा है बी से या बी से पहले पैदा हुआ है। ठीक है? तो यस अब सर। मेंस यस लेवल सर। के पजल में होता क्या है कि जो पैरामीटर जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है उसको भी सेपरेट करना पड़ता है, और ऊपर फिर अलग से आप उसको फिर लास्ट में जाके देखकर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो हाँ अप्रोच सर। हम सिखा सकते हैं आपको कि इस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चन के साथ, वरना क्या कि आप करते चले जाओ करते चले जाओ, आपको लास्ट में खुद नहीं समझ में आ गया यार ये मैंने क्या लिखा है। हाँ सर वो लिखते लिखते पता नहीं लगता ना कि हमने क्या क्या डेटा उतार दिया, फिर इसलिए कंफ्यूजन सा हो रबर जाता की है। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम आती हाँ रिया बोलो।
है वही, उसमें ही मेरा बहुत टाइम चला जाता है, जो डेटा किस में? लिखना होता है, किस में? जो कौन से वाले? मैनेजमेंट का डेटा जो एक है ना। पहले आप मुझे एक चीज बताओ रिया, अभी आप फिलहाल कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, किस लेवल के? सर अभी तो मैं ऐसे मॉडरेट लेवल की कर रही हूँ, बहुत अभी फिलहाल आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स पे करना है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मेंस पे ध्यान नहीं देना, मेंस का एक क्वेश्चन रोज लगाना है, ठीक है। उसमें अभी रिया हो सकता है आपको एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट लग जाए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर आपका प्रेजेंट में अगर मेंस का पजल या सिटिंग अरेंजमेंट कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेरी गुड है। क्योंकि जब तक ऑब्वियस की बात है कि सबसे पहले वो कन्वर्ट ही नहीं होते क्वेश्चन, अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो उनको, उसके बाद फिर टाइम मैनेज करना धीरे धीरे करके। लेकिन अभी फोकस करो रिया कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना पाओ, ठीक है। और जैसे आप डेटा मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है जल्दी जल्दी लिखने में, हो ही नहीं पाता है। नहीं तो और कोई इशू है, मतलब डेटा बस जल्दी हो जाए ना तो बहुत जल्दी हो जाए सारा, बट वो डेटा लिखने में ही टाइम लग जाता है। तो उसके लिए क्या ही करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी किया, ऐसा भी नहीं कि मैं बिना प्रैक्टिस के बोल रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब भी ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा है सच, कि डेटा हमेशा मेरा उसमें ही टाइम चला जाता है डेटा लिखने में। देखो, मैं इसके बारे में ये बोलूंगा कि आपको अगर जैसे ऑब्वियस बात है डेटा लिखने में अभी इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर आप सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, उस सेम टाइप के क्वेश्चन को 6, 7 या 8, 10 बार प्रैक्टिस करो उसी टाइप के क्वेश्चन को, तो क्या होता है कि आपको पहले से पता है कि डेटा किस टाइप से बोलना चाह रहा है। जैसे कि नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप पोजिट बैठे हैं तो नीचे वाले नॉर्थ देखेंगे, नीचे वाले साउथ देखेंगे, फटाफट पढ़ के आपको आगे निकलना है, ठीक है। वो आपको रिया थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा बेटा। वही सर, मतलब क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, बट वही थोड़ा टाइम अभी मैनेज हो नहीं रहा है डेटा में। एक बार डेटा लिख दो ना तो फिर बहुत इजी हो जाता है करना, उसमें तो कोई इशू है नहीं। वही डेटा, चीज है, आपको डेटा के अंदर ही अपना मैक्सिमम टाइम बचाना है डेटा लिखने में। जितनी जल्दी आप डेटा को लिख पाते हो उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स पे काम करो, क्योंकि रीडिंग स्किल विल नॉट ओनली हेल्प यू इन रीडिंग, इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश पार्ट आल्सो, क्योंकि जो आपका मेंस का इंग्लिश आता है वो आता है आपके आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। तो सभी लोगों से ये है कि आप बोलो रही ठीक है। अनिल आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, वो मैं डेटा से रिलेटेड बोल रहा था कि जैसे हम डेटा लिखते तो मैं तो मतलब नंबर वाइज डालते आता हूँ, 1 2 3 करके ऐसे पूरा एक लाइन से लिख लेता हूँ। 1 2 3 भी अगर मत लिखो होता है तो हाँ, डाटा को रफ साइड पे ना इस तरीके से लिखो, पहला पॉइंट या दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से, ऐसे नहीं पहला या लिख दिया दूसरा या लिख दिया तीसरा या चौथा या लिख दिया पांचवा छठा, सीक्वेंशियली लिखो। जितना क्लीन आपका डाटा होगा उतना आपको इजी पड़ेगा। हाँ, और फिर मतलब जैसे ऐसे पुट करते आते तो उसको हटाते आते हैं। हाँ, वही मैं भी यही करता हूँ, स्ट्राइक कर देते हैं या फिर मतलब या उसको टिक करके स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। हाँ, देखो ये सारी चीजें ना रिया प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब आप सिटिंग एरिया में पजल सॉल्व करते हो आपका दिमाग को थोड़ा सा, अगर जितना इजी आप चीजों को मतलब आपके सामने कुछ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो चीज जितनी इजीली आपके सामने प्रेजेंट होगी आपका ब्रेन उतनी देर दूसरी चीज पे काम करेगा, है ना। तो जैसे अनिमेश बोल रहा है कि स्ट्राइक ऑफ करना ये बहुत अच्छी चीज है और सीक्वेंशियली उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धीरे धीरे वर्क करो, इंप्रूवमेंट होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हताश होने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। वो तो है, थोड़ा ऐसे लगता है चलो हो गया आधा क्वेश्चन। चलो कोई बात, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 7 persons Tina, Pari, Antu, Rita, Minu, Usha, Asha took a test on different days of a week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order. Each of them scored different marks, ठीक है। Antu took the test on Wednesday and the marks scored by him is an odd number. तो जो अंटू का स्कोर है वो क्या है? ऑड नंबर है, ऑड स्कोर है अंटू का।
द वन स्कोर्ड 4 मार्क्स। तो जिसने टेस्ट फ्राइडे को दिया उसके कितने नंबर आए? 4 नंबर। Only 24 marks in total were scored before Thursday। कहने का मतलब क्या है? सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर, जैसे बिफोर थर्सडे का मतलब क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओनली 24 मार्क्स इन टोटल वर स्कोर्ड बिफोर थर्सडे, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को मिलाकर 24 नंबर आए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को मिलाकर कितने नंबर आए हैं? 24। टिल थर्सडे नहीं, बिफोर थर्सडे, ये लिखा है क्या? ओनली 24 मार्क्स इन टोटल वर स्कोर्ड बिफोर थर्सडे, नॉट टिल थर्सडे। ठीक है। The marks scored by each of the person who took the test on the first 4 days of the week are multiple of 3। मतलब जिन लोगों ने पहले 4 दिन टेस्ट दिया है उनका जो स्कोर है वो 3 के मल्टीपल में है। किसके मल्टीपल में? 3 के मल्टीपल में। यहाँ पर भी जो स्कोर आया है वो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर आया वो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर जो आया वो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर जो आया वो 3 का मल्टीपल है। Only 6 marks were scored on Tuesday, मतलब केवल 6 नंबर स्कोर करे गए हैं। तो यहाँ पर कितना स्कोर आया ट्यूसडे वाले दिन? 6 नंबर आए। तो अगर ट्यूसडे को 6 नंबर आए बेटा, तो मंडे प्लस वेडनेसडे को कितना टोटल रह गया? 18 नंबर का। आया ना? मंडे प्लस वेडनेसडे को स्कोर कितना होगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को 6 नंबर आए और मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को 24 नंबर आ रहे थे। ठीक है, चलो। रीटा टुक द टेस्ट ऑन सैटरडे। रीटा ने टेस्ट कब लिया? दिया सैटरडे को टेस्ट दिया। एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन उषा। तो जो रीटा का स्कोर था वो उषा से 2 नंबर कम था, राइट? रीटा टुक द टेस्ट ऑन सैटरडे एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन उषा। नेक्स्ट, आशा टुक द टेस्ट बिफोर टीना। इसका मतलब क्या है? जो आशा है उसने टीना से पहले टेस्ट दिया है। नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्क्स वर स्कोर्ड ऑन मंडे। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से दिन में स्कोर करे गए? मंडे को। Usha took the test on Thursday. Pari scored twice the marks scored by Meenu. Pari scored twice the marks. Sorry. Pari scored, not Meenu. Okay. Pari scored twice the marks scored by Meenu. The marks scored by Meenu are 1 less than the marks scored by Antu. समझ आ रहा है ये इक्वेशन कैसे बना रहा हूं मैं? The marks scored by Meenu are 1 less than the marks scored by Antu. The marks scored by Usha were an even number. Usha के द्वारा even number स्कोर करे गए। ठीक है, तो उषा का जो स्कोर है वो इवन नंबर है। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? राधिका पूरा करो वैसे, कोई बात नहीं। अभी एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली थी। क्या चीज ध्यान देने वाली थी उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स, मतलब हर किसी का स्कोर अलग अलग है, किसी का स्कोर इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अगर सब लोगों का स्कोर बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या दे रखा था कि मंडे और वेडनेसडे का टोटल बताया 18, ठीक, और मंडे से लेके थर्सडे तक सबका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 में है। ठीक, तो 3 का मल्टीपल अगर मैं करूंगा तो 18, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि सबका कुछ ना कुछ स्कोर आया है। सबका कुछ ना कुछ स्कोर आया, इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। अब 15 या 3, 15 या 3,
या अब ऑब्वियसली बात है कि मंडे को मैक्सिमम स्कोर आया है तो मंडे को 15 जाएगा और वेडनेसडे को 3 नंबर जाएंगे। ठीक। दूसरा केस, मंडे को 12, वेडनेसडे को 6। वेडनेसडे को 6 हो नहीं सकते क्योंकि ट्यूसडे को ऑलरेडी 6 नंबर स्कोर करे गए हैं। हाँ या ना बताओ? ट्यूसडे को ऑलरेडी 6 स्कोर करा गया है और उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि एवरीवन हैज स्कोर्ड समथिंग और सबका स्कोर क्या डिफरेंट है। ठीक। अब 9 तो बराबर स्कोर हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है कि जो मंडे वाला पर्सन है उसका स्कोर आया है 15 नंबर और जो वेडनेसडे को है उसके नंबर कितने 3 नंबर। क्या समझ में आई ये बात? क्या ये बात समझ में आई? वेडनेसडे को ऑड होगा, वेडनेसडे को ऑड होगा नहीं, वेडनेसडे को ऑड होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? अनटू स्कोर्ड ऑड नंबर्स। एक सेकंड होगा। सर आपके पास उमंग की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ बोलो उमंग, बोलो बोलो। मंडे का लिखा है कि ओड है, मुझे लगा सिर्फ वेंसडे का ओड होना चाहिए। तो वेडनेसडे का ऑड है, थर्सडे का इवन है। मैंने कहा बोला मंडे का ऑड है? मतलब आप बोल रहे हो ना मंडे का ऑड है, मैंने कहा बोला मंडे का ऑड है स्कोर है। अब अच्छा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 का मल्टीपल ऑफ 3 है और मैक्सिमम स्कोर मंडे को है। ये दो कंडीशन है। मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है क्या मंडे का? मैंने वो कंडीशन मिस कर दी शायद। समझ में? यस सर, मैंने वो कंडीशन ही मिस कर दी, गलत हो गई। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्लियर है? ठीक है। अब ओके, बात क्या आती है कि यहाँ पर आप देखिए, देखो आपको अनटू का स्कोर मालूम पड़ गया, राइट? अनटू का स्कोर 3 है, अनटू का स्कोर मीनू को स्कोर से 1 ज्यादा है, तो मतलब मीनू का स्कोर कितने हो जाएंगे? 2 नंबर। मीनू के अगर 2 नंबर है तो परी के कितने नंबर हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि परी का स्कोर मीनू से डबल है और 4 नंबर वाला कैंडिडेट हमारे पास ऑलरेडी है। कहाँ है? फ्राइडे को। तो परी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? मेरे साथ अब यहाँ पर क्या बचा है? अनटू का स्कोर 3 नंबर है ना यहाँ पे। हाँ। अनटू का स्कोर मीनू से 1 नंबर ज्यादा है, इसका मतलब मीनू का स्कोर कितना हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? परी का स्कोर मीनू के स्कोर के डबल है, तो अगर परी मीनू के 2 नंबर है तो परी के 4 नंबर हो जाएंगे और 4 नंबर वाला ऑलरेडी कैंडिडेट फ्राइडे को है तो परी वहां पर आ जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, उषा का स्कोर रीटा से 2 नंबर ज्यादा था। ठीक है, तो उषा का स्कोर रीटा से 2 नंबर ज्यादा है, तो ये चीज कहां पर मिलेगी हमें? एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज आती है, एक चीज देखो यहाँ पर कि मंडे से लेके थर्सडे तक का जो स्कोर था वो 3 के मल्टीपल में था। ठीक है, था 3 के मल्टीपल में। तो अब क्या स्कोर उषा का आ सकता है उसकी बात करते हैं। 3 नंबर आ नहीं सकते क्योंकि अनटू के आ चुके, 6 आ नहीं सकते, बचा 9। अगर उषा का स्कोर 9 आता है तो वो इवन नहीं होगा, वो ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और चौथी कंडीशन क्या बची? चौथी कंडीशन ये बची कि अगर उषा के 12 नंबर आते हैं तो 3 का मल्टीपल भी होगा और इवन भी हो जाएगा। 18 स्कोर आ नहीं सकता क्योंकि 15 तो ऑब्वियस सी बात है आ चुका है, 18 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मंडे को हाई स्कोर हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्सडे को 18 नहीं आ सकता। तो बचा क्या? 12 नंबर। तो उषा का स्कोर 12 हो जाएगा और वो इवन भी है एंड वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। उषा का स्कोर रीटा से 2 नंबर ज्यादा है, इसका मतलब रीटा का स्कोर क्या हो जाएगा? 10 नंबर। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। अब क्या बचा हमारे पास? हाँ, मीनू का स्कोर 2 नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मीनू को आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, और आशा टीना से पहले टेस्ट दे रही है तो आशा यहाँ पे आ जाएगी और टीना यहाँ पे आ जाएगी।
समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डाटा इसमें इस तरीके से दिया था जहां पर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस का भी यूज करना था। ये हाँ वाला हाँ लिखते हो या फिर है लिखते हो? मतलब किसी को ये समझ में नहीं आती तो ये बोलता है हाँ और हाँ किसी कोई हाँ हाँ लिखा है। अच्छा वो HAN वाला है ना, मुझे लगा नहीं पता। ठीक है या दिस वन। ठीक है अनिमेश, ठीक है क्लियर है ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को? अनिमेश आपका क्वेश्चन था ना जो, वो मैं मंडे को लूंगा लास्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है? जब भी मतलब नेक्स्ट क्लास होगी ना। हाँ कोई नहीं सर, कोई जल्दी नहीं है मेरे को तो। अभी इसका आंसर कर लो। हाउ मेनी मार्क्स वर स्कोर्ड बाय द पर्सन हु टुक द टेस्ट 2 days बिफोर उषा? तो उषा 2 दिन पहले टेस्ट किसने लिया है? टीना से टीना। एक सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ मेनी मार्क्स वर स्कोर्ड बाय द पर्सन हु टुक द टेस्ट 2 days बिफोर उषा? तो उषा से 2 दिन पहले किसने लिया? टीना ने लिया। टीना के 6 नंबर आए हैं, इतना नौकरी हो जाएगा। तो इस पूरे तो किसी का स्कोर है नहीं, 12 तो उषा के आए हैं और 9 नंबर उषा के किसी के आए नहीं है, 10 नंबर उषा के बाद आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है चल चले आगे। उसके सर 14 नहीं ले सकते, उषा का सर 14 नहीं ले सकते। उषा का स्कोर 14 कैसे होगा? राधिका, उषा थर्सडे को टेस्ट दे रही है ना? यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 लिखा था। मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच ऑफ द पर्सन हु टुक द टेस्ट ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक आर मल्टीपल ऑफ 3। 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है चले आगे। और कुछ डाउट? चलो, who among the following was the last person to take the test? आखिर में टेस्ट किसने दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 इसका ये सारे स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस कितने मिलते हैं? ये वाला क्वेश्चन जिस पेपर में था वो 10 मार्क का आया था। ये वाला मेल से भी था। अच्छा ये 10 मार्क वाला क्वेश्चन है। मेंस लेवल में दो तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में क्या मेंस लेवल में 2 तरह के क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो सर एक कह रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब अभी इसी पीडीएफ में जो थे आपने जो मेंस आगे थे ना सर, ऊपर क्वेश्चन कुछ मेंस लगे थे सर, होने को तो हो जाते हैं लेकिन सर एंड में पढ़ते पढ़ते आते आते ना सर, मतलब एकदम माइंड में को ऐसा सा हो जाता है, थक जाने का वाला नहीं होता सर, वैसा सा हो जाता है मेरे को। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि ये चीज तो आप कर नहीं सकते। क्योंकि सर मैं सब कुछ कर लेता हूँ, इसका डेटा भी देख लेता हूँ, अरेंजमेंट भी मुझे पता है कैसे बनानी है इसकी, सब पता लग जाता है। फिर एंड में पढ़ते पढ़ते आके ना मैं वो छोड़ ही देता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ कौन इतना लंबा तक आरसी पढ़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। इंग्लिश के आरसी सॉल्व करोगे, बैंक में इसके बड़े बड़े आते हैं वो। देखो ये सब चीजों का सिर्फ एक ही आंसर है मेरे पास कि एक तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ और प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी। क्वेश्चन 20 10 मार्क्स का था क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं बनी चाहिए वो 20 मार्क्स 10 मार्क्स। अच्छा ये बताइए जो टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, टोटल 3 आवर्स मिलते हैं तो चारों सब्जेक्ट के मिलते होंगे ना सर? हाँ अलग अलग होता है ना। हाँ तो मतलब सर ये जीए इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स तीनों के मिला चारों के मिला के सर 3 आवर्स हो गए ना? 3 घंटे के आसपास होता है उसमें आपका। और ये डिस्क्रिप्टिव वाला भी उसी दिन होता है? डिस्क्रिप्टिव हल्का शुरू हो जाता है तो 5 मिनट के गैप के बाद जब विंडो बंद होती है इसकी आपकी। अच्छा तो सर उधर वो किस पे लिखवाते हैं, एमएस वर्ड पे क्या? नहीं यार वो सब नहीं होता, वो उनका खुद का ही होता है। वो आप क्लिक करोगे तो आगे डिस्क्रिप्टिव खुल जाएगा, अपने आप ही कुछ विंडो सी बन जाती है, उसमें आपको लिखना होता है, कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना आपको, सब होता है ऑटोमेटिकली। एक चीज ध्यान रखना, जब भी लाइफ में मेंस का पेपर देने जाओ, ठीक है, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, जब भी मिल लेना कीबोर्ड की कीज काम नहीं करते बहुत बार, और अगर टाइम नहीं करेगा पता है आप कितना भी चिल्लाते रहो चीखते रहो कुछ नहीं होता फिर उसका।
ओके हाँ, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, जब एंटर करोगे मेंस का पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड की कीज को चेक करना। ओके सर। अब कीबोर्ड की कीज को कैसे चेक करोगे वो आप सोच रहे होगे, क्योंकि वहां पर टाइप करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। जो पासवर्ड डालते हो अपना पासवर्ड डालते हो, उस पासवर्ड में ना सारी कीज आप यस चेक सर। कर लेना एक बार। सर वो सैंपल वाला भी तो आता है जो ऊपर लिखा रहता है ना, वो लिखते हैं कि हाँ इस पर वेरीफाई करने के लिए कि सैंपल जो लिखा तो हुआ। वो तो पेन से लिखना पड़ता है ना अपने एडमिट कार्ड पे, उससे उससे कोई मतलब थोड़ी ना कीबोर्ड का। नहीं सर, तो उधर उधर हाँ ये अच्छा हो तो पेंसिल में पड़ता है, मतलब मेरे को लगा उधर भी स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे फिर। हम्म। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से करना, तसल्ली से 10 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो कल नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेंगे इसकी पजल की। ठीक है, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करूंगा उसको भी आपके लिए इजी करने का। ठीक है, बाकी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, लास्ट टॉपिक यस स्टार्ट सर। करने वाले हैं। कल आपका सुबह होगा 9 से 10 आपका सिलॉक्स होगा मेंस लेवल का। फिर 12:30 से 1:30 आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास है, वो अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, ठीक है भाई, यस सर। सभी लोग। ठीक है, ट्राई करना इसे, वो कोशिश करना कन्वर्ट कर लो इसे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो भाई, बाय बाय कर लें फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।
मैं भी, आई एम ऑल्सो गुड।